नमस्कार, मैं सचिन मोटवानी IIIT दिल्ली का PhD स्टूडेंट हूँ। इस कोर्स में मैं आपका TA रहूँगा। तो चलिए आरंभ करते हैं ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम लीनियर रिग्रेशन के बारे में सीखेंगे, उसको कैसे पब्लिक डेटा सेट पर अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि मिसिंग वैल्यूज़ इससे कैसे डील किया जाए। हम ये भी सीखेंगे कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस किस किस तरीके से की जा सकती है, जिसमें समरी स्टैटिस्टिक्स होते हैं, कोरिलेशन एनालिसिस होती है, विजुअलाइजेशंस होती हैं, जिससे हम डेटा के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। हम ये भी सीखेंगे कि एक मशीन लर्निंग मॉडल को कैसे ट्रेन किया जाता है और फिर उसे कैसे टेस्ट किया जाता है। इस मॉडल को ट्रेन करने में लगभग आपको 5 मिनट लगेंगे। तो इसकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कुछ ऐसी है कि हमारे को एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ट्रेन करना है। क्या प्रेडिक्ट करने के लिए? तो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के कुछ फीचर्स गिवन है जो एक 3 ईयर प्रोग्राम में है। तो उसके फाइनल ईयर के जो मार्क्स हैं वो हमें प्रिडिक्ट करने हैं हमारे मशीन लर्निंग के मॉडल के हिसाब से। कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो आइए डायरेक्टली हम चलते हैं कोडिंग पे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं, जिसमें से सबसे पहली है पैंडास, जो हमारी डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। उसके अलावा मैटप्लॉटलिब, वो भी एक बहुत कॉमन पाइथन लाइब्रेरी है जो स्टैटिस्टिक्स, एनिमेटेड एंड इंटरैक्टिव 2D और 3D प्लॉट्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वैसे ही हमारे पास sklearn है, जो के लिए शायद कुछ लोगों के लिए नहीं होगी, जो कि बेसिकली हमारे को मशीन लर्निंग के जो हमारे पास मॉडल्स हैं वो देती है, जो हम डायरेक्टली बुलाकर उनको इन्वोक करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, मशीन लर्निंग मॉडल्स, हेल्पर फंक्शंस अवेलेबल है। इवन कुछ डेटा सेट्स भी इसमें इनबिल्ट है, तो आप उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये है। तो अब हम लोड एंड प्रिपेयर करते हैं अपने डेटा को। तो यहाँ पे मैंने जो डेटा सेट उठाया है वो आपको UCI की लाइब्रेरी में भी मिल जाएगा, जो कि एक ओपन सोर्स रिपोजिटरी है मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए, उसके डेटा सेट्स के लिए। और जो डेटा मैंने यहाँ से उठाया है उसको मैंने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम के हिसाब से जो डेटा बन के आया था वो मैंने अपनी गिटहब रिपोजिटरी में डाल दिया है। यही लिंक आप यूज़ करके अगर आपको अपने लेवल पे चेक करना है या यूज़ करना है या ट्राई करना है, तो आप इसी लिंक को उठाकर CSV डाउनलोड करके यूज़ करके देख सकते हैं। यहाँ पर CSV फाइल फॉर्मेट है। इसके अलावा पैंडास में बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल है जो डिफरेंट फॉर्मेट्स में, जैसे कि JSON है, XLS है, तो ये सारे फॉर्मेट्स भी अवेलेबल हैं पैंडास में जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 6 कॉलम्स हैं और 4 रोज प्रिंटेड हैं, 5 रोज। तो यहाँ पे 6 कॉलम्स जो है उनमें से जो पहले 5 कॉलम्स है वो हमारी फीचर्स है जो हमें हेल्प करेंगी हमारा फाइनल ईयर का स्कोर प्रिडिक्ट करने में, जिसमें है फर्स्ट ईयर का स्कोर, सेकेंड ईयर का स्कोर, स्टडी टाइम, उस पर स्टूडेंट के फेलियर्स, उसकी एब्सेंस, ये सब। और हर एक रो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो देखते हैं कि कितनी रोज हैं। उसके लिए हमारे को डेटा की शेप प्रिंट करनी पड़ेगी। तो समझ में आता है कि 395 रोज हैं और 6 कॉलम्स हैं। जैसे कि हमने अभी देखा ही कि 6 कॉलम्स में से जो लास्ट कॉलम है वो हमारा टारगेट वेरिएबल है जो हमें प्रिडिक्ट करना है, और बाकी 5 जो हैं वो फीचर्स हैं। तो ये 6 कॉलम्स हुए। उसके अलावा जो 395 हैं वो 395 रोज रिप्रेजेंट करता है और हर एक रो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करती है। सो ओवरऑल हमारे पास 395 स्टूडेंट्स का डेटा है। इस डेटा के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन में हमें ये पता चलता है कि हमारे डेटा, हर एक कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं उसका डेटा टाइप क्या है। जैसे हम देख पा रहे हैं कि हर एक कॉलम में हमारे को इंट वैल्यूज़ ही हैं, तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा इन सबको हैंडल करना। अगर ऐसा ना होता तो हमारे को देखना पड़ता कि अच्छा सब वैल्यूज़ अलग अलग फॉर्मेट्स में हैं तो क्या एक दूसरे से कंपैटिबल हैं या नहीं। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में वैसे भी एग्जांपल्स आएंगे जो हम वहाँ पे सीखेंगे।
उसके अलावा हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉट नल वैल्यूज़ का काउंट बता रखा है। तो लगभग 395 हमारे को हर एक कॉलम में नॉट नल वैल्यूज़ मिल जाती हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी कॉलम में कोई भी नल वैल्यू नहीं है। अब नल वैल्यूज़ होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हमारे को कोई ऐसी वैल्यू दिखे जो कि न्यूमेरिक नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई ऐसी वैल्यू जो कि मिसिंग है, तो उसको हम सबको नल वैल्यूज़, नैन वैल्यूज़ या एनए वैल्यूज़ कहते हैं पाइथन में। सबका एक ही काम है कि भाई ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे को वहाँ पे डेटा या तो मिला ही नहीं या फिर वो करप्ट हो चुका है, वो हमारे तक नहीं पहुँचा। तो हम मान के चलते हैं कि वो डेटा मिसिंग है, वो स्पेसिफिक कॉलम, सेल या रो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होती। उसको हेल्पफुल बनाने के भी तरीके हैं। तो पहले देख लेते हैं कि हमारे पर्टिकुलर डेटा सेट में, जैसे हमने ऊपर देखा ही कि नॉट नल वैल्यूज़ हैं, उसको चेक करने का एक और तरीका ये है जो यहाँ पे दिया हुआ है कि आप isNull.any देख लें। तो ये जो फंक्शन है उससे क्या होगा, आपको वो बता देगा हर एक कॉलम में आपको नल वैल्यू है या नहीं, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे बता रहा है कि हर एक में फॉल्स है। इसका मतलब ये है कि हमारे किसी भी कॉलम में नल वैल्यूज नहीं है। अगर ऐसा होता कि किसी भी कॉलम में कोई नल वैल्यू होती तो हम उसको कैसे चेक करते कि कितनी नल वैल्यूज है। तो उसके लिए एक और फंक्शन है यहाँ पे जो हम यूज करा है और हमें पता चलता है कि हमारे किसी भी कॉलम में 0 नल वैल्यू है। अब ऐसा भी हो सकता है कि नल वैल्यू निकल आए। कोई भी ऐसा आप डेटा सेट उठाते हैं जिसमें कुछ नल वैल्यूज हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो अब उसको हैंडल कैसे करना। एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप उस पर्टिकुलर सेल को देखते हुए या तो उसकी रो हटा दीजिए कि भाई इस रो में हर एक कॉलम पे लगभग मिसिंग वैल्यू ही है। तो चलो ठीक है, ये रो तो मुझे किसी काम की लगी नहीं रही क्योंकि वो मुझे कोई स्टैटिस्टिक्स में हेल्प करेगी ही नहीं, तो हम उसको हटा देते हैं। ऐसे ही अगर हम किसी कॉलम में देखेंगे बहुत सारी नल वैल्यूज हैं और वो कॉलम इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं लग रहा है हमारे को केस टू केस बेसिस पे कि उस डोमेन के हिसाब से, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से जो हमारी नल वैल्यू है वो किसी काम की ज़्यादा है नहीं, तो हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो डिलीशन एक तरीका है नल वैल्यूज़ को हैंडल करने का। दूसरा तरीका जो कि जर्नली यूज़ किया जाता है, क्योंकि डिलीशन हम प्रेफर नहीं करते हैं, डेटा बहुत प्रेशियस है, आगे चल के आपको पता चलेगा कि छोटे छोटे डेटा सेट्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम कोई भी वैल्यू, कोई भी सेल डिलीट करें। तो वो हम केस टू केस बेसिस पे जज करके उसको यहाँ तो डिलीट कर देते हैं या फिर उसको एक और चीज़ कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं इम्प्यूटेशन। अब इम्प्यूटेशन में क्या होता है, हम पूरे कॉलम को देखते हैं। पूरे कॉलम में जहाँ पे एक दो मिसिंग वैल्यूज हैं, क्या कोई पूरे कॉलम में कोई मीडियन है, कोई मोड है जिससे हम हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ शायद इसी के पास आसपास उसकी वैल्यू भी रही होगी। उस बेसिस पे हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम ना ये जो मिसिंग वैल्यूज थोड़ी बहुत हैं उनको भी मीन से रिप्लेस कर देते हैं। पूरे कॉलम के जो रिमेनिंग वैल्यूज है उसके बेसिस पे मोड भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है और कोई स्टैटिस्टिकल पैरामीटर भी हो सकता है। उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पे कुछ लिस्ट कर रखे हैं जो कि एग्जॉस्टिव नहीं है, हो सकता है इसके अलावा भी थोड़े बहुत हों, जैसे कि रिग्रेशन इम्प्यूटेशन। अब मैं पूरा एक रिग्रेशन मॉडल बना सकता हूँ जिसमें मैं ये एक इम्प्यूटेशन करूँ, बट हाँ वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो शुरू में हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करते हैं। आगे चल के अगर किसी ट्यूटोरियल में हमारे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे। ऐसे ही आगे चल के और मशीन लर्निंग मॉडल्स जैसे आप k-नियरेस्ट नेबर पढ़ेंगे, बहुत जल्दी आएगा वो भी, तो उसके बेसिस पे भी इम्प्यूटेशन होती है। मल्टीपल इम्प्यूटेशन भी एक ऑप्शन है। उसके अलावा मिसिंग वैल्यूज़ को ट्रीट करने का एक और तरीका हो सकता है कि कोई केस हो गया कि भाई हम उस कोई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मैंने कस्टमर फीडबैक का दे रखा, तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक कस्टमर्स हैं जो कि हमेशा एक पर्टिकुलर फीडबैक को नहीं भर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेल को नहीं भर रहे हैं। तो हमें पता चलेगा कि अच्छा क्या कोई पैटर्न है कि हाँ कुछ पर्टिकुलर कस्टमर्स ही इस पर्टिकुलर कॉलम को नहीं भरते हैं, कभी भी नहीं भरते हैं। तो क्या हम उसको एक स्पेसिफिक कैटेगरी कंसिडर कर लें इंस्टेड ऑफ कि हम उसको कहें कि हाँ ये मिसिंग वैल्यू है तो इसको उस तरीके से इंप्यूट करें। हो सकता है कि कुछ ऐसा फीडबैक हो जो कि मीन स्टैटिस्टिक्स या किसी और मोड से
रिप्लेस हो ही ना सकता हो तो उस केस में, बट हमारे को फीडबैक भी चाहिए, तो उस केस में हम ये करते हैं कि हम कुछ और कैटेगरी दे देते हैं कि अच्छा इस कस्टमर ने भी ये फीडबैक नहीं भरा, इट इज़ अ मिसिंग वैल्यू, तो वो मिसिंग वैल्यू हमने एक कैटेगरी बना दी। आगे चलते हैं, तो हम सेपरेट कर देते हैं अपनी फीचर्स को, क्योंकि हमारे को जो डेटा सेट मिला था वो फीचर और लेबल के साथ मिला था। अब हमारे जो टारगेट वेरिएबल है मैं उसको अलग करना चाहता हूँ, जो कि हमारी प्रिडिक्शंस के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, और मेरे जो फीचर्स हैं उनको अलग कर लिया मैंने। फिर मैंने देखा कि अच्छा फीचर्स अब कैसी दिख रही हैं, हमारी जो प्रिडिक्शंस है जो कि बेसिकली टारगेट वेरिएबल्स हैं वो कैसे दिख रहे हैं। उसके अलावा जो हमने कॉन्सेप्ट थ्योरी में भी देखा कि ट्रेन टेस्ट को स्प्लिट करना पड़ता है, जिसका इंपॉर्टेंस ये है कि हम मॉडल को सारा डेटा एक बारी में नहीं दिखाना चाहते, हम कुछ डेटा टेस्टिंग के लिए भी रखना चाहते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि हमारा मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए हमने हमारे डेटा को एक्सट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट में स्प्लिट कर दिया। अब हम जो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन है उसको बोलेंगे ट्रेनिंग डेटा, जो आगे चल के मैंने कंबाइन भी कर दिया है, लेकिन जो टेस्ट डेटा है वो होगा हमारा एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट के फॉर्म में। आते हैं आगे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में। अब हमने क्योंकि ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा अलग अलग कर लिया है, तो अब हम अज्यूम करके चलेंगे कि जो भी एनालिसिस हम परफॉर्म करनी है वो सारी हमारी ट्रेनिंग डेटा पे होगी। इसलिए हम जो ट्रेनिंग डेटा है उसी के बेसिस पे सारी एनालिसिस करके मान के चलते हैं कि ट्रेनिंग डेटा हमारा टेस्टिंग डेटा का बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे हमने कंबाइन कर लिया है, जैसे कि मैंने कहा था कि ट्रेनिंग डेटा को कंबाइन कर लिया है एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे, और अब इसकी एनालिसिस करी जाएगी। यहाँ पे हम समरी स्टैटिस्टिक्स का भी यूज करते हैं। समरी स्टैटिस्टिक्स एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन देता है हमारे डेटा का, जिसमें वो बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे डेटा का, जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उसके बारे में बताता है कि कितनी मिसिंग वैल्यूज़ हैं, कहाँ पे है, वो सब डिटेल्स हम देख सकते हैं समरी स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में, जो हम नीचे देखेंगे भी, ये हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे को काउंट बता रहा है, मीन बता रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है, मिनिमम वैल्यू बता रहा है, मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है। अब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू से हम ये पता कर सकते हैं कि क्या हमारे डेटा में कोई आउटलायर तो नहीं है, कि मतलब कि हमारे मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस है जो सिर्फ 1 या 2 पॉइंट्स की वजह से आ रहा है। तो मतलब वो एक्चुअली डेटा उस डिस्ट्रीब्यूशन का था ही नहीं, वो एक आउटलायर था। उसको भी हम डील करना आगे चलने वाले ट्यूटोरियल्स में बहुत अच्छे से देखेंगे। उसके अलावा हमें कोई डेटा पे प्री प्रोसेसिंग करनी है, कोई फीचर सिलेक्शन करनी है, कोई फीचर है जिसकी वैल्यूज लगभग कांस्टेंट है, तो हम सोचेंगे कि अच्छा फिर ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है क्यों, क्या इस वैल्यू को हटाने से मेरा मॉडल कम कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अगर कम कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम चाहेंगे कि हाँ हम इजीली हमारे मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगी और हमारा मॉडल शायद बेटर परफॉर्म भी करे। वो हमारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे होता है। हम बार बार आकर, ये एक लूप में चलता रहेगा, हम बार बार आकर देखेंगे कि अच्छा और फीचर्स क्या हम डिलीट कर सकते हैं, क्या हम किसी फीचर को नया ऐड कर सकते हैं। वो सब चीज़ें मशीन लर्निंग में बहुत कॉमन है। आपको बार बार देखना पड़ेगा। एक बार मॉडल रन कर लिया, उसके बाद क्या मॉडल को किसी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सब चीज़ें भी हमारे मशीन लर्निंग में जब हम मॉडल बना रहे हैं वो हमें करनी पड़ती हैं और बार बार करनी पड़ती हैं, जब तक हम खुद सेटिस्फाइड ना हो जाएं कि हाँ ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से जितना मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता था अपने मॉडल बनाने के लिए वो सब मैंने कर लिया। हमें ये पता चला कि हर एक कॉलम में लगभग मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज में डेटा बहुत प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई आउटलायर हो, हमारे को ऐसा नहीं दिख रहा है। तो आगे चलते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस, ये भी एक बहुत अच्छी एनालिसिस है जिससे हमारे को ये पता चलता है कि हमारे जो फीचर्स है और जो हमारे टारगेट वेरिएबल है, क्या फीचर्स आपस में कोई कोरिलेशन फॉर्म कर रही है, या कोई कुछ कॉलम्स जो हैं क्या हमारी फीचर टारगेट वेरिएबल के साथ कुछ बहुत ज़्यादा रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि इंट्यूटिव सेंस में तो हमें कभी कभी पता भी होता है कि हाँ अगर बच्चा फर्स्ट ईयर में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सेकेंड ईयर में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हो सकता है कि फाइनल ईयर में भी उसके ग्रेड्स अच्छे ही आएंगे। बट मॉडल को तो ये सीखना पड़ेगा। तो मॉडल कैसे सीखेगा? मॉडल लगाएगा कोरिलेशन एनालिसिस। यहाँ पे हमने देख रखा है, मैट्रिक्स प्लॉट कर रखा है और उसमें हमारे को कोरिलेशन की वैल्यूज बता रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए कि यहाँ
यहाँ पे जो डायगोनल है वहाँ पे सब पे 1 है, जो कि हाँ होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर का स्कोर है वो फर्स्ट ईयर के स्कोर के साथ तो कंप्लीटली कोरिलेटेड होगा। ऐसे करके वेरिएबल को सोचें तो आप शायद बहुत इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आप अपने दिमाग में ये चीज़ें हमेशा रखा कीजिए कि हाँ, इंट्यूटिव सेंस पे रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में क्या होना चाहिए, क्या ऐसा मेरा डेटा भी दे रहा है या मेरा डेटा कुछ और कह रहा है। इसको हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं। तो जनरली लोग वैल्यू से ज़्यादा ये एम्फेसिस पे रखते हैं कि विजुअलाइजेशन में क्या मुझे दिख रहा है, क्योंकि विजुअलाइजेशन जो होते हैं बहुत अच्छे टूल्स हैं जिसके बेसिस पे हमारी आईज इजीली एनालाइज कर लेती हैं। तो हमने ये देखा कि जो सेकेंड ईयर का स्कोर है सबसे ज़्यादा कोरिलेशन दे रहा है हमारे टारगेट वेरिएबल के साथ, जिसकी वैल्यू लगभग 0.91 है। तो इसलिए हमने ये हमारे को एक एनालिसिस मिली। वैसे ही हमने देखा कि फर्स्ट ईयर का जो स्कोर है वो 0.8 कोरिलेशन दे रहा है हमारे को टारगेट वेरिएबल के साथ। कुछ विजुअलाइजेशंस भी देख लेते हैं ताकि हमारे को कंफर्म हो जाए कि क्या कोई और रिलेशन तो फॉर्म नहीं हो रहा है। तो हमने ये देखा कि फर्स्ट ईयर का जो स्कोर है जब हम फाइनल ईयर के स्कोर के साथ प्लॉट करते हैं तो हमारे को एक लीनियर रिलेशनशिप नज़र आती है। ऐसे ही हम सेकेंड ईयर के स्कोर के साथ भी देख सकते हैं। पर क्या ये बाकी कॉलम्स के लिए भी इतना ही वैलिड है, जो कि हमारा कोरिलेशन में तो बिल्कुल नज़र नहीं आया। यहाँ पे देखते हैं फाइनल ईयर स्कोर स्टडी टाइम के साथ तो रिलेशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऐसा कोई पैटर्न नहीं है जो हमारे फाइनल ईयर स्कोर को स्टडी टाइम के साथ दिखे एज पर द करंट डेटा। ठीक है, तो कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें नहीं नज़र आई इस विजुअलाइजेशन से। तो फेलियर्स के साथ कोई रिलेशन है? नहीं, फेलियर्स के साथ भी कोई ऐसी डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं है। पर हाँ, हम देख पा रहे हैं जिसका फेलियर ज़्यादा है, जैसे कि 3 पे जो हम फेलियर देख रहे हैं, तो हम पा रहे हैं कि उसका मैक्सिमम जो फाइनल ईयर स्कोर है वो लगभग 10 है, जो कि 20 जो कि हाईएस्ट वैल्यू है उससे आधा है। तो देखते जा रहे हैं कि भाई 20 वाले सबसे ज़्यादा जो है वो 0 फेलियर्स पे हैं। वैसे ही कम करते करते कुछ लगभग 18 पे हमारा 1 जा रहा है, वैसे ही 2 फेलियर्स पे हमारा 15 पे पहुंच जा रहा है, और 3 फेलियर्स पे तो हमने देखा ही कि वो 10 पे रुक जा रहा है। तो ये हमारे डेटा एनालिसिस का पार्ट है, बट फिर भी इतनी कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप हमारे को इसमें भी नहीं दिख रही है। एब्सेंस की बात करें तो एब्सेंस में भी कुछ ज़्यादा लोग एब्सेंट होने के बाद भी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं एज कम्पेयर टू, अगर हम यहाँ पे देखें इस एरिया में तो वहाँ पे कुछ कम ही मार्क्स आए हैं, जबकि इस एरिया में देखें तो भले ही उसके एब्सेंस 70 से भी ज़्यादा, जो कि एक मैक्सिमम है, फिर भी उसके फाइनल ईयर स्कोर एक हाफ ऑफ द मैक्सिमम पे लाई करते हैं। ना मॉडल बिल्डिंग और ट्रेनिंग। मॉडल बिल्डिंग और ट्रेनिंग भी क्या होता है? अब हम मॉडल बनाएंगे, किससे बनाएंगे? ट्रेनिंग डेटा से। ट्रेनिंग डेटा में हम सबसे पहले मॉडल को इन्वोक करेंगे। हमने sklearn की जो लाइब्रेरी है हमने ऊपर इन्वोक करी थी, उससे हमने लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ले लिया। लीनियर रिग्रेशन के मॉडल को फिट करा किस पे? एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे। एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट को अभी तक हमने छेड़ा नहीं है। अब हमने एक बार फिटिंग कर दी तो मतलब हमारे मॉडल की ट्रेनिंग परफॉर्म हो चुकी है। और हम कहाँ पे आएंगे? हम आएंगे कि अच्छा हम ये देखते हैं कि हमारा जो ट्रेन की प्रिडिक्शंस हैं, क्योंकि उसने वो ट्रेनिंग डेटा देख रखा है तो उसकी प्रिडिक्शंस अच्छी होनी चाहिए। और टेस्टिंग में भी हम प्रिडिक्शंस निकालेंगे ये देखने के लिए कि जो उसने डेटा नहीं देखा है उस पर कितनी अच्छी प्रिडिक्शन दे रहा है। दोनों के प्रिडिक्शंस निकालने के बाद हम चलते हैं रिजल्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन पे। तो यहाँ पे भी हम इवैल्यूएट करेंगे। हमने थियोरी में पढ़ा है कि बहुत सारे इवैल्यूएशन मैट्रिसेस अवेलेबल हैं, जिनमें से हमने मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और आउट टू स्कोर निकाला है। हम ये पाते हैं कि जो ट्रेनिंग डेटा है उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर 1.12 है, मीन स्क्वायर्ड एरर 3.40 है, और आर स्क्वायर्ड एरर जो कि बहुत इजी इंटरप्रिटेशन के लिए हेल्पफुल होता है वो 0.83 है। तो आपने ये पढ़ा था कि 0.83 की क्या सिग्निफिकेंस होती है हमारे डेटा पे, कि मतलब उसने 83% लगभग वेरिएशन कैप्चर कर लिया डेटा की। ये हमारा R2 का सिग्निफिकेंस होता था। आपने ये चीज़ ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ रखी है। तो अब देखते हैं कि क्या ये सेम
लगभग लगभग सेम इंटरप्रिटेशन हमारे टेस्ट डेटा के लिए भी देता है जो उसने कभी नहीं देखा। तो हम पाते हैं कि टेस्ट डेटा पे उसका मीन एब्सोल्यूट स्कोर लगभग लगभग 1.3 रहता है, जो कि नियर बाय उतना ही है जितना ट्रेन के लिए था 1.1। वैसे ही हम मीन स्क्वायर्ड एरर देखें तो वो 3.4 था पहले ट्रेनिंग डेटा में, जो कि अब बढ़कर 4.4 हो चुका है, तो काफ़ी चेंज आ गया। वैसे ही हम R2 स्कोर देखें, R2 स्कोर पहले 0.83 था, अब 0.78 रह गया है, तो मतलब 5.5 से हमारा R2 स्कोर लगभग लगभग गिर गया है। तो ये हमारा डिफरेंस जर्नली मशीन लर्निंग मॉडल्स में आता ही है क्योंकि मॉडल ने डेटा नहीं देखा, बट जो बेस्ट मशीन लर्निंग मॉडल्स होंगे उसमें ये स्कोर का डिफरेंस कम से कम होगा। ये हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारे जो ट्रेनिंग डेटा है और टेस्टिंग डेटा है दोनों की वैल्यूज़ हाई हों, उन इवैल्यूएशन मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हाई हों, और वहीं पर ही इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के बीच में डिफरेंस जो है वो भी कम हो। फाइनली हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे मॉडल के कोएफिशिएंट्स निकल के आए वो क्या निकल के आए हर एक कॉलम के लिए। तो हमने ये पाया कि फर्स्ट ईयर स्कोर का 0.14 है, सेकेंड ईयर स्कोर का 0.97 है, जो कि बहुत हाई है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें यहाँ पे तो सेकेंड ईयर स्कोर का ही वेटेज हमारे को पता चल रहा है कि वो फाइनल ईयर स्कोर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। उसके अलावा स्टडी टाइम भी है, फेलियर भी है जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, और एब्सेंस भी है जिसका लगभग लगभग जीरो कोएफिशिएंट किया है, 0.039 के एवरेज पे, अप्रोक्सीमेशन पे। कंक्लूजन पे आते हैं। तो आज हमने ये देखा कि हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल को पब्लिक डेटा सेट पे कैसे लगा सकते हैं, उसका R2 स्कोर निकाल के हमने ये जज करा कि हमारा मॉडल कितना अच्छा है। तो हमने पाया कि उसका ट्रेनिंग डेटा का वैल्यू R2 स्कोर की वैल्यू 0.83 है और टेस्टिंग डेटा पे R2 स्कोर की वैल्यू है 0.78। इसके अलावा हमने आपके लिए एक ट्राई इट योरसेल्फ एक्सरसाइज भी रखी है। आप जो हमने अभी तक सीखा उसको ज़रूर से अपने आप करके देखें, अपनी इंट्यूशन से कुछ चेंजेस करके देखें, क्या और विजुअलाइजेशन से आप कुछ निकाल सकते हैं, क्या और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के टूल्स यूज़ करके आप कुछ नई इंसाइट निकाल के मॉडल को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सब आप ज़रूर ट्राई करें। उसके अलावा हमने एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है, एक और डेटा सेट दिया है, उसको भी आप ट्राई इट योरसेल्फ एक्सरसाइज के फॉर्म में जो हमने दे रखी है उसको करें और उसको ट्राई करें। जो भी हमने अभी तक सीखा है उसको अप्लाई करके देखें और देखें कि क्या आपकी वही कैरेक्टरिस्टिक्स, वही एनालिसिस जो वहाँ पे हमने यूज़ करी, क्या यहाँ पे भी यूज़ करके आप अच्छा लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बना पा रहे हैं या नहीं। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार रहेगी, लीनियर रिग्रेशन का यूज़ करके हमें हाउस प्राइस प्रिडिक्ट करना है जो हमारे बेस्ड ऑन जो हमारे पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये हमने डेटा विजुअलाइज किया है, फीचर्स विजुअलाइज किए हैं और फिर हमने टारगेट वेरिएबल भी विजुअलाइज किया है जो कि हमारे एक लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम है। टू समराइज, आज हमने लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनाया, हमने मिसिंग वैल्यूज कैसे देखते हैं उसको भी सीखा, हमने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करी, डिटेल में देखी उसमें क्या स्टैटिस्टिक्स हो सकते हैं, उसमें क्या विजुअलाइजेशंस हो सकती हैं, उनको भी जाना, और फाइनली हमने एक ML मॉडल ट्रेन और टेस्ट करा। उसके अलावा हमने आपको एक ट्राई इट योरसेल्फ एक्सरसाइज दी है जो मैं आशा करूँगा कि आप ज़रूर उसको ट्राई करेंगे, एंड कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप ज़रूर पोस्ट करेंगे। धन्यवाद।